मैं चलिए डॉक्टर साहब के पास से आ जाते हैं, राधेश्याम कुशवाहा जी के पास आते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि फिरोजाबाद की बात हो रही थी और ये तो कांच की नगरी है और कभी इंजेक्शन भी कांच के बनते थे, बड़ा डर लगता था, उसकी सुई भी बड़ी बड़ी होती थी। अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि आज फिरोजाबाद में जो बदलाव है वो वास्तव में वो जो माहौल है वो बदला है, बदलाव हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? या बदलाव नहीं हुआ तो उसके पीछे के कारण को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं नेटवर्क 10 परिवार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फिरोजाबाद को चयन किया। धन्यवाद। और नेशनल स्तर पर फिरोजाबाद की समस्याएं और समाधान दोनों को पहुंचाने का काम किया है। फिरोजाबाद की जो बातें हैं, मैं उस दौर में लेके जाता हूं जो लोग आजकल ये कहते हैं कि 20 घंटे बिजली आती है। मैंने वो समय देखा है कि जहां 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती थी फिरोजाबाद। उसका हम स्वयं साक्षात प्रमाण है कि हमने मिट्टी की तेल की जो प्लांटिंग जलती थी उससे प्राथमिक शिक्षा और इवन देन जहां डॉक्टरेट प्राप्त की, पीएचडी की, एमबीबीएस किया, वो उसी लाइट से की। हमारा क्षेत्र नई आबादी का क्षेत्र हुआ करता था जो अभी नगर पालिका में वार्डों में कन्वर्ट हो गया है। उस क्षेत्र को भी हमने देखा है बहुत बारीकी से। जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी वहां दिन में मर्डर हो जाते थे, साइकिलें छिल ली जाती थी। आज की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की वो बहुत अच्छी है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के इस राज्य में। और जहां विकास की बात करें तो विकास का कार्य अभी नगर निगम हमारा 2 बार में हुआ है। इससे पहले 5 वर्ष का कार्यकाल गुजरा है और अब ये 3 वर्ष का कार्यकाल है। वो गलियां जहां जाना दुर्भर हुआ करता था आज वो पक्की है, मोटरसाइकिल दौड़ के जाती है। ये माननीय हमारी मेयर साहिबा जी की दया है। जहां शहर की बात करें, कांच उद्योग की कुछ समस्याएं रही हैं व्यापारियों की, और ये निरंतर कई बार आवाजें उठाई गई कि यहां पर कोई एक ऐसी ट्रेन रुके जो देश के अंतिम छोर तक जाती हो। वो कुछ समय यहाँ चली, स्टेशन रहा, लेकिन उसके बाद स्टॉपेज यहाँ का बंद हो गया। ये मूलभूत समस्याएं हमारे यहाँ के व्यापारियों की रही हैं। मतलब आपको लगता है कि फिरोजाबाद में ट्रेन के स्टॉपेज जो है वो कम है? जी, नेशनल स्तर पर अगर जाने के लिए मुख्य जो ट्रेनें हैं उनके स्टॉपेज कम। अच्छा, इस हाईवे से कुछ फर्क पड़ा? नहीं, हाईवे से फर्क पड़ा है, लेकिन व्यापार में हाईवे से इतना फर्क नहीं पड़ा। बाहर से लोग आने वाले बाहर से ही निकल जाते हैं। और एक दौर हुआ करता था कि शहर में एंट्री होती थी, गाड़ी खड़ी किया करते थे और लोग अगर फिरोजाबाद के सरजमी से गुजर रहे हैं तो शॉपिंग करके यहाँ से जाते थे। तो उसका फायदा हो सकता है लोगों को हो, लेकिन व्यापारियों को उतना फायदा चूड़ी व्यवसायी में हमारे शहर में बाईपास निकलने से नहीं हुआ। वो नुकसान। डॉक्टर साहब, एक सवाल ले रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कहा कि लोग आते थे और यहाँ से शॉपिंग कर जाते थे। जी, तो आपको नहीं लगता कि जो पर्यटन है, पर्यटन की दृष्टि से जो काम फिरोजाबाद में होना चाहिए वो नहीं हुआ? क्योंकि अगर इसे पर्यटन के तौर पे देखा जाए और चूड़ी उद्योग को उस तरीके से प्रमोट किया जाता तो शायद ज्यादा लाभ मिल सकता था। देखिए, पर्यटन की स्थिति से फिरोजाबाद में अगर मैं अभी तक के 20 वर्ष की जहां तक मुझे जानकारी है, पर्यटन स्थल में अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। लेकिन जिले भर की बात करें तो हमारे यहाँ जिनका बहुत लाड़ प्यार रहा है, माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी, तो कुछ स्थान ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र के लिए पर्यटन का मुख्य आकर्षक बने हैं और उन्होंने उनका सौंदर्यीकरण किया है। लेकिन यहाँ शहर की अगर बात करें तो पहले कभी 1-2 जगह हुआ करती थी, जैसे हमारा जैन मंदिर है, हमारा सूफी शॉप है,
तो वहां कोई ऐसा सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं हुआ जहां से बाहर के लोग आए। मतलब जिस तरीके से कांच उद्योग है, इसे भी एक पर्यटन का जरिया बनाया जा सकता हाँ, था। पर्यटन का जरिया बनाया जा सकता था। पहले कुछ लोग आते थे और यहाँ कारखानों में जाते थे और उनकी इच्छा होती थी कि ये चूड़ी कैसे बनाई जाती है, इसमें कलर कैसे डाला जाता है। जो लोग अभी हमारे राष्ट्रीय स्तर के कवि यशपाल यश जी ने चूड़ी का बखान किया कि कलर के साथ साथ मजदूर का पसीना भी उसमें मिलता है, वो पसीना देखना चाहता था बाहर का व्यक्ति, विदेशी लोग भी आते थे। उस पे काम नहीं हुआ। लेकिन उस पर अभी इस तरह का कोई कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का इस तरह का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है फिरोजाबाद में कि लोग पर्यटन की स्थिति में हमारे कारखानों तक जाएं और उस कला को देखें और विदेशों तक ले जाने का काम करें। मतलब आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? बिल्कुल, ये काम होना चाहिए। आज शहर विकास की तरफ है तो बड़ा व्यवधान है, गाड़ियां अंदर तक नहीं जा पाती हैं। हमारी मेयर साहिबा यहाँ मौजूद है। मेरा निवेदन है जी आपसे, व्यक्तिगत तो मैंने कभी मांग नहीं की, कोई ऐसी पार्किंग की सुविधा शहर के आउटसाइड करिए जिससे बाहर के आने वाले लोग अपने वाहन को वहां पर खड़ा कर सकें और वहां से किसी छोटे वाहन में हमारे शहर को, हमारी चूड़ी व्यवसायी को, कांच के कारखानों को बारीकी से देख पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? मेयर साहब से तो आपने चाह लिया। चूड़ी में, कांच उद्योग में कहीं तो पूरे देखिए, मैं मुझे को फिरोजाबाद में जिस नाम से जाना जाता है, हजारों बेटियों के पिता के नाम से, और लगभग 5000 बेटियों का कन्यादान और हाथ पीला करने का सौभाग्य मुझे इस जनपद फिरोजाबाद में प्राप्त हुआ। जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय कई अवार्ड भी मिले हैं। 20 वर्ष हो गए इस सामूहिक विवाह को करते हुए। उस समय मेरे कार्य को बहुत पर मिले जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह योजना में गरीब परिवार की उन बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में देने की जो योजना बनी, उस समय मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन आज भी जो समस्याएं मुख्य रूप से समाज सेवी होने के नाते, क्योंकि मैं उस निचले स्तर से जुड़ा हुआ हूं जहां लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जहां 2 रोज की रोटी कमाने में व्यस्त हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि योजनाएं क्या क्या हैं। हमारे यहाँ कोरोना में जो माता पिता खत्म हो गए, उनकी बेटी का निःशुल्क विवाह और आर्थिक सहायता और बेटी की ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, हमारी सरकारी स्तर पर इतनी सारी ढेर योजनाएं हैं। लेकिन अटल बिहारी वो क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे कि हम उस समय कामयाब हैं जब नीचे स्तर तक हमारी योजना जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ समय पहले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती या कुछ कार्यक्रमों में गांव स्तर पर उन्होंने कार्यक्रम रखे, लेकिन वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सत्ता से जुड़े हुए थे, सत्ता की उपलब्धियों को लेकर थे। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल डर नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर जो आयोजन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था, उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन था और भारत सरकार का आयोजन था। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जिस पर हम चलना चाहते थे, वो आयोजन नहीं थे, लेकिन गांव-गांव में हुए जरूर थे। तो सरकार को यह चाहिए कि योजनाएं वहां से तो हुई, क्या उस गरीब व्यक्ति तक हमारी योजना पहुंच रही है? क्या उसका लाभ पात्रता को मिल रहा है कि नहीं? अपात्र लोगों को मिला। 800 से ज्यादा परिवारों को हमने अपने माध्यम से आवासीय जो योजना थी वो पहुंचाने का प्रयास किया, माननीय विधायक जी, माननीय मेयर जी, इन सबकी सहयोग से। लेकिन उसमें भी मैंने देखा जो वास्तविक पात्र हैं उनका अभी तक ना कोई निवास बना, ना झोंपड़ी डली है। हमारे खुद के वार्ड में हमने देखा है 2-3 ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ बांस की पल्ली लगाकर और उस पर एक तिरपाल डालकर निवास कर रहे हैं। मेयर भी हैं वहाँ पार्षद जी भी हैं, उससे पहले सभासद भी हुए, लेकिन वो कभी नहीं देखे गए। तो अपात्र लोग जो तेज हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ गए, जो आगे बढ़ गए, उन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ लिया
लेकिन वास्तव में जो योजना वहां तक पहुंचनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जहां बात करें तो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जो लाभ पहुंचना चाहिए था उन लोगों के पास, उनके पास अभी तक 20% भी लाभ नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ उन लोगों पे लाभ पहुंच रहा है जो अगर ना भी पहुंचेगा फिर भी वो अपनी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने समर्थ हैं कि इतने सारे कागज बना पाना आसान नहीं है उस ठेल चलाने और सब्जी बेचने वाले और चूड़ी व्यवसाय छोटे मोटे कारोबारियों के लिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ चीजें जो शासन प्रशासन की नॉलेज में है, जानकारी में है, वो जमीनी स्तर पर सर्वे करके पात्र लोग हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचे। बिल्कुल, और पहुंचने भी चाहिए, लेकिन क्योंकि समाज सेवी के रूप में ये सब कार्य आप और हमारा भी है कि वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए, वो आवाज तो उठाई जाए। अभी एक बात और कहूंगा कि पहले चरण में जो डिबेट यहाँ चली थी, हमारे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, माननीय मेयर जी भी बैठी हैं। महाराष्ट्र से सफर करते हुआ एक सवारी जिसको देवरिया जाना था, टूडला स्टेशन पर किसी भी तरह से उसकी हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो जाती है और डेड बॉडी लाकर सरकारी ट्रामा सेंटर में रख दी जाती है। जीआरपी के लोग फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। पुलिस चौकी जो ट्रामा सेंटर है उसको ये अवगत ही नहीं होता है कि यहाँ कोई डेड बॉडी रखी गई है, और वो यात्रा कर रही महिला अनपढ़ थी और उसकी एक 8 वर्ष की बेटी वहाँ मौजूद थी। बेटी अपने माँ के साथ बाहर टीन सेट में बिलखती रही और डेड बॉडी पोस्टमार्टम घर में रखी रही। 24 घंटे हो गए, ना रेलवे वाले ने जिम्मेदारी ली, ना स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी ली, और ना वहाँ प्रशासन पुलिस जो थी उसने जिम्मेदारी ली। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अगर हम जैसे समाज सेवी लोग वहां तक नहीं पहुंचते, लखनऊ से किसी माध्यम से हमारे पास सूचना आई और बहुत मशक्कत के बाद उसका पोस्टमार्टम तीसरे दिन दोपहर 2 बजे के बाद होता है, और वो माँ ये कहती है कि भाई देखो, अगर हम नहीं जा पाते हैं तो बेटा हमारे बेटे का अंतिम संस्कार यहीं कर दीजिए। उस समय हमारे आंखों में आंसू होते हैं और हम उन माँ से ये कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आप परेशान ना होइए, किसी भी हालत में आपके बेटे की पार्थिव शरीर आपके गांव तक पहुंचेगा। शाम को 5:30-6 बजे एडीएम साहब मुश्किल इस बात पर सिग्नेचर करते हैं कि ऐसा कोई रूल है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंचा पाएगी, ये उनको जानकारी में नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ आदेश कर दीजिए, कोई रूल होता है तो सीएमओ साहब के माध्यम से वहां पहुंचे। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधारने की हैं देश में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं मुख्य तौर पे वो ये है कि यदि आपने कोई प्रश्नात्मक सवाल करते हैं तो आप विरोधाभासी हैं, तार्किक बात करते हैं तो आप विरोधी हैं। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जब तक तार्कशील बात नहीं करेंगे तब तक विकसित भारत हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर विकसित भारत का सपना देखना है तो तर्कशील बात करिए और दूसरी बोलिएगा जरूर। बोलेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, न बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। हम विकासशील की स्थिति में हैं और विकासशील की स्थिति में ही रहेंगे। प्रशासन के कुछ लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और वो निवेदन ये है कि आपको सौभाग्य प्राप्त है कि आप 3 साल 4 साल 5 साल एक जिले में रहते हैं और उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। गुरु नानक भी यही कहते थे कि अच्छे लोगों को एक जिले में नहीं रहना चाहिए। आप लोग अलग तरीके से देखते होंगे कि हमको 4 साल हमारा संविधान में है इसलिए एक जिले के बाद दूसरा जिला मिल जाता है। लेकिन मैं आपको धर्म से और भारत की संस्कृति से जोड़ता हूं कि ये आपका सौभाग्य है कि आपको 4 साल बाद दूसरा जिला मिलता है, क्योंकि आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थापित किया जाता है। आप 4 साल में जो हम अपने पूरे जीवन भर में उपलब्धि प्राप्त करते हैं समाज सेवा करके, आप उस उपलब्धि को 4 साल में एक जिले में करके दूसरे जिले में जा सकते हैं। और जब तक हम बुजुर्ग होंगे तब तक आपको याद करेंगे, चाहे वो एसएचओ साहब हों, चाहे वो सीओ साहब हों, चाहे वो एसपी साहब हों। हमें इस बात का गर्व होगा उस समय कि भाई हमारे यहाँ ऐसे एक
अधिकारी आए थे जिन्होंने इस तरह के कार्य किया, लॉ एंड ऑर्डर को इतने बेहतरी से रखा, और हम उस जीवन भर उनके गुणगान करते रहे। तो हमारे मैं पुलिस के जवान हैं, उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका।